जय हिंद दोस्तों। आप तिब्बत को तो जानते ही होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू। यह सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू ही नहीं है, यहाँ पे कई हजारों नदियों के स्रोत हैं। दुनिया के 12 में से 3 लंबी नदियों का स्रोत तिब्बत है। दुनिया के सबसे लंबे नदियों वाले लिस्ट में से 3 नंबर पे आता है यांगात्से, 6 नंबर पे आता है येलो रिवर यानी कि पीली नदी, और 12वें नंबर पे आता है मेकोंग। मैं इन नदियों का नाम आपसे क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा। यांगात्से और येलो नदी तिब्बत से होते हुए वह पूर्व की तरफ ही बहती जाती है और लास्ट में जाकर वियतनाम की खाड़ी में समा जाती है। इस पर यांगात्से जो रिवर है उसके डेल्टा पर चाइना की 20% इकोनॉमी टिकी हुई है। टोटल जीडीपी की 20%। इस रिवर के आसपास की अधिकतर लाइव स्ट्रीम इसी रिवर पर टिकी हुई है। वे लोग मछली उत्पादन, खेती बाड़ी, माल मटेरियल लाना ले जाना भी अगर शिप से हो तो इसी रिवर के जरिए ही करते हैं, जिस वजह से उसकी इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब बात आ जाती है मेकोंग रिवर की। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यांगात्से और येलो रिवर के साथ साथ एक मेकोंग रिवर नाम का भी एक नदी है जो चाइना में है और वह 12वें नंबर पे सबसे लंबी नदी है। पर यांगात्से और येलो रिवर जो है तिब्बत से निकलते हुए चाइना के ईस्ट के तरफ में बहते हुए वह साउथ चाइना सी में जाकर मिल जाती है। मेकोंग रिवर जो है वह इसके ठीक उल्टा है, वह तिब्बत से निकल के चाइना के साउथ में जाकर साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों को अपने जल से सींचती है। मतलब कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के डेल्टाई क्षेत्र से होते हुए तब जाकर यह साउथ चाइना सी में मिलती है। इतने बड़े नदी का कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही, जिस पर आज यह वीडियो बनी है। इसमें दुनिया का 70% साफ पानी पाया जाता है और साथ ही 20% साफ पानी वाली मछली इसी में पाई जाती है। इसके साथ ही जैसे यांगात्से और येलो रिवर चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेकोंग रिवर भी अपने जगह पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। न कि सिर्फ मछली पकड़ने, खेती बाड़ी करने या फिर उसमें शिप के साथ में कुछ माल का इधर उधर करना। मेकोंग रिवर जो है वह अब आस्ते आस्ते खत्म हो रही है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जो मैंने अभी नाम बताया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो इन 5 देशों के लिए अब मेकोंग रिवर मर रही है। क्यों मर रही है? मेकोंग रिवर की 2 बेसिन है, एक चाइना के नॉर्थ में बसी हुई है अपर बेसिन और एक साउथ में बसी हुई है लाओस और चाइना के बॉर्डर के पास में। अपर बेसिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले साउथ बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं, जो छोटा बेसिन है, जिसे अधिक मतलब कि प्यार से हम छोटा बेसिन से बोलेंगे। छोटा बेसिन जो है वह कई सारी सहायक नदियों का एक संगम है। इस छोटी बेसिन में जो सहायक नदियां है वह इन्हीं 5 देशों में से आकर इसमें मिलती है। चाइना की नज़र पड़ गई इस पर और चाइना की जो पॉलिसी बनी कि वह इसके खिलाफ बनी थी या इन लोगों के काम आ रही है, तो मैं इस पर कुछ न कुछ अपना तिकड़म लगाऊंगा। अब आते हैं अपर बेसिन के ऊपर, यानी कि मेकोंग नदी का सबसे बड़ा बेसिन। तिब्बत के ऊपर में किसी जगह पर जहाँ से यह निकलती है वहाँ पर अपना एक बेसिन बना लिया है और उसी में से यह तेज गति से नीचे की ओर आती है। ऊंचाई से नीचे की ओर आने की वजह से इसका स्पीड बहुत तेज रहता है, पर जब यह मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है तो इसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है। इस रिवर का एक और नाम है लैंड किंग रिवर। इतिहास गवाह है कि यह जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसके स्पीड के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है, जिसकी वजह से इसे यूजलेस करार दे दिया गया। यानी कि यह न तो नेविगेशन में काम आ सकता है, न ही ट्रेड करने के काम में आ सकता है यह नदी। तो अब इसका क्या किया जाए? तो जब दुनिया विकास के राह पर दौड़ पड़ी तो डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्भव हुआ। तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डैम का खोज हुआ तो अब इलेक्ट्रिसिटी सबका बेसिक नीड बन गया। तो इसी वजह से इसके दोनों बेसिन पर 200 कम से कम 200 डैम बना दिए गए और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठा दिए गए और साथ ही
अभी कुछ और डैम बनाने का काम प्रोसेस में चल रहा है। इन 200 डैम्स में से 11 डैम अपर बेसिन के मुख्य धारा पर बनाए गए हैं, जिसमें से अगर हम सिर्फ 2 डैम के स्टोरेज की बात करें और बाकी 9 को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैरीलैंड और वर्जीनिया के वाटर बॉडी का एरिया पूरा का पूरा लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना पानी अट जाएगा सिर्फ ये 2 डैम में। और बाकी के 9 अगर डैम को बात कर लें तो इधर 11 हो गए। इसके बाद अभी 2 ठो प्रोसेस में लगा हुआ है, 20 साल बाद यह और 11 डैम बनाने के चक्कर में। इतने डैम बना के क्या करोगे भाई? आज इसी वजह से यह नदी खतरे में आ गई है। क्यों? क्योंकि अपर साइड में तो आप डैम का डैम बनाए जा रहे हो, पर जो इसका वेग है, जो इसकी स्पीड है, जिससे इसके नीचे के साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को भी भला मिलता था, उनके पास इसका जल कहाँ से पहुँच पाएगा? इसके अंदर उतना वेग रहेगा ही कहाँ कि वह अपने पानी को इतना दूर तक धकेल सके। फिर देखिए, मेकोंग रिवर वाला जो क्षेत्र है वह कम वाटर लेवल की वजह से बहुत ही मार खा रहा है। अरे नदी में तो पानी है ही, पर जो जमीन के अंदर में पानी है उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो जमीन के अंदर का पानी कम है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मेकोंग रिवर के जो पानी आ रहे थे उसे स्टोर करने के लिए कंबोडिया ने एक डैम बनाया था, पर जब चाइना इस पर बड़े बड़े डैम एक साथ कई सारे बनाते चला गया तो इसका प्रेशर भी बहुत कम आने लगा। और एक साथ जब यह अपने डैम को खोलता था चाइना तो एक झटके में प्रेशर आता था, जिस वजह से इसका डैम यानी कि कंबोडिया का डैम बंद हो गया, यानी कि टूट गया, जिस वजह से यहाँ पर जान माल की हानि हुई। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी की हानि हुई। तीसरी बात, देश का इकोनॉमी खतरे में पड़ गया। तो इसके बाद वियतनाम पे भी खतरा आ गया। वियतनाम के फार्मलैंड यानी किसानों का जो क्षेत्र था वहाँ पर भी पानी पानी हो गया। वियतनाम का डेल्टा खराब हो गया, वहाँ पे फिशिंग नहीं हो पा रही थी सही से, इतना दशा खराब था। मेकोंग रिवर के ऊपर कई सारे डैम बनने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि वियतनाम और कंबोडिया में बहुत सारे खतरा पैदा हुए हैं। आगे चल के यह खतरा और बढ़ा। वियतनाम एक टाइम पे इस नदी के किनारे अपने देश का 70% चावल उत्पादन करता था और 20% फल फूल। पर डैम के एकाएक पानी छोड़ने की वजह से या फिर जब हिमालय का आइस पिघलता है तो नदी में मिलने के साथ साथ यह इतना तेज फ्लो हो जाता है कि चाइना का डैम भी नहीं रोक पाता उसे, और ओवरफ्लो होने की वजह से यह पूरे रास्ते भर में अपना पानी पानी करते हुए सब चला जाता है, जिस वजह से खेती वेती सब कुछ नष्ट हो जा रहा। 1990 से पहले में इस पर एक भी डैम नहीं था। यह बिल्कुल एक मस्त एकदम लहराते हुए अपना पानी निकल जाता था। उस टाइम पे इसका साइकिल होता था जो कि ज्वार और भाटा ऊपर नीचे करना। बारिश के टाइम पर यह ऊपर उठ जाता था पानी, और फिर बारिश का समय जाने के बाद पानी वापस से नीचे की तरफ चला जाता। मछलियाँ तो इसमें इतने पाए जाते थे, 6 से 7 मीटर अंदर जाने पर मछलियाँ ही मछलियाँ। पर आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस नदी का पानी 5 मीटर नीचे की तरफ चला गया है, यानी यहाँ इससे पानी भी कम हो रही है। चाइना के अपने स्वार्थ की वजह से पूरी दुनिया तो वैसे ही परेशान है, पर उसके जो आस पड़ोस के कुछ छोटे मोटे देश है वह भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि चाइना के खुद गरीब लोग भी हैं। चाइना ने इस नदी पर अपना डैम बनाकर उन लोगों को परेशान कर दिया है जो लोग इस पानी के नॉर्मल फ्लो से अपना घर का खाना पीना चलाते थे, उसमें मछली पकड़ते थे, मछली खाकर अपना दिन चलाते थे। पर चाइना ने इस पर डैम बना के उस फ्लो को रोक दिया, जिस वजह से मछलियाँ यहाँ तक पहुँच पा रही थी। साथ ही जब डैम में पानी भर जाता था, अगर जिस वक्त बारिश हो जाए, कस के बारिश हो गया तो यह ओवरफ्लो होकर पूरे आस पड़ोस में पूरा ही तबाही मचा देता था। इसी वजह से बीजिंग की सरकार ने मेकोंग रिवर कमीशन चाइना का आयोग गठित किया कि रिवर में क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वही इसको हैंडल करे। बट उससे भी हैंडल नहीं हुआ। उसने साफ साफ कह दिया कि रिवर अपने चौथे स्टेज पर है कि वह सूखने वाला है। अब बात ऐसा है कि जिस नदी से 7 करोड़ लोगों की जीविका चलती आई है, उस नदी के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। उस नदी के सूख जाने पर ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों का क्या होगा?
इसी वजह से चाइना को चाहिए कि उसके डैम को बंद करे और रिवर के अपने नेचुरल फ्लो को मेंटेन रहने दे, वरना चाइना के जो गरीब लोग हैं वह सारे मारे जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।